नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, ये जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वेंस, उन्होंने नेतन्याहू को झाड़ दिया। इनकी टेलीफोन के ऊपर आपस में बातचीत हुई है। पहले इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया था इस तल्खी को और उन्होंने गलत रिपोर्ट किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि कोई बस्तियां नहीं बन रही हैं और फलस्तीनियों पे इस्राएली आबादकारी हो रही है, उस वजह से नेतन्याहू को झाड़ पे लाई थी। लेकिन यह बात गलत है। असल रिपोर्ट यह है कि JD वेंस ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज्यादा खुशफहमी दिखाई और डोनाल्ड ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए वो पूरे नहीं हुए। तो अब देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप के हमायती में आपको इसीलिए कह रहा था ना कि JD वेंस तो डोनाल्ड ट्रंप का हमायती है, उसका नायब सदर है, तो वो वही बात कर रहा है जो उसके हमायती करते हैं कि नेतन्याहू ने हमें फंसाया। और नेतन्याहू ने अपनी गर्मी निकाली है जाके मोसाद के ऊपर कि मुझे गलत रिपोर्टिंग दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ना इसराइल के पास रास्ता कोई नहीं है इस लड़ाई को लंबा खींचने के अलावा। इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि कुछ भी करके जंगबंदी ना हो। हालिया दिनों में इसराइल कुछ ऐसे हमले कर रहा है जिनके बाद ट्रंप जंगबंदी की जितनी भी कोशिश करे शायद वो कामयाब ना हो। देखिए, अगर ईरान जवाब देगा तो वो खलीजी ममालिक को जवाब देगा ना। जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं अब वो जंग को आगे बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जो इनके मकासद थे वो तो ये थे ना कि रजीम तब्दील किया जाए, दिफाई नुक्ता नजर से खत्म कर दिया जाए ईरान को, मिसाइल और जोड़ी सलाहियतें उसकी खत्म कर दी जाए, खित्ते में इसराइल मुखालिफ कुव्वतों को जो सपोर्ट करता है ईरान वो खत्म कर दी जाए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? स्कूलों के ऊपर हमले, अस्पतालों के ऊपर हमले, सनती यूनिट्स के ऊपर हमले, कारोबारी दफातर के ऊपर हमले, सरकारी दफातर के ऊपर हमले, रिहायशी इमारतों के ऊपर हमले, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले, वाटर प्लांट्स के ऊपर हमले, स्टील मिल्स के ऊपर हमले, फैक्ट्रियों पर हमले। अब 3 स्टील मिल्स ऐसी हैं ईरान की जिनके ऊपर अटैक किया गया है। 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहरों में है और ये बड़ी स्टील मिल्स हैं ईरान की। और गालिबन अमेरिका और इसराइल ने यह हमला इसलिए किया कि उन्हें यह लगता होगा कि यहां से ईरान को अपने दिफाई साजो सामान को बनाने के लिए स्टील मुयसर आता है। लेकिन जो अलार्मिंग खबर है वो ये है कि ईरान की 70% जो एक सलाहियत है स्टील पैदा करने की या करामत बनाने की, वो मुतासर हुई है इन 3 स्टील मिल्स के ऊपर अटैक के बाद। फैक्ट्रियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि लड़ाई हथियारों के खिलाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए लड़ाई है ताकि दबाव डाल के अपनी शराइत मनवाई जा सके। देखिए, इसका जवाब ईरान भी दे रहा है। पहले आप ये देख लें कि अराक्ची का स्टेटमेंट क्या है। अराक्ची एक खौफनाक हकीकत सामने लेकर आए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा 27 दिनों की इस गैर कानूनी जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान भर में 600 से ज्यादा स्कूल तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 से ज्यादा तलबा और उसातिज़ा शहीद हो गए। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। ये कार्रवाइयां इस बात की अक्कासी करती हैं कि शहरी ढांचे को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जहां इंसानी जानों और बुनियादी इक़दार की कोई परवाह नहीं की जा रही। ये इंसानियत के लिए एक संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जंगी जराइम के जुमरे में आता है। अब ये काम यहां से किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान भी वार्निंग दे रहा है। अब जब ईरान के अंदर स्टील मिल्स तबाह की गई हैं और वाटर प्लांट जो है उनको निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ जगहों की निशानदेही की है। ये 6 जगहों पे ईरान अटैक करेगा स्टील मिल्स के ऊपर। इसराइल के अंदर एक स्टील मिल है, इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, इसका मैप भी जारी किया गया। कुवैत के अंदर एक स्टील मिल है, फिर बहरीन में है, कतर में है और UAE में है, और इसके बाद सऊदी अरब के मिड के अंदर एक स्टील मिल है। इन सारों को इनकी नक्शे, इनके नाम, ये कितनी स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ लिखकर बाकायदा नक्शे जारी किए गए। और अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यहां पे अब ईरान अटैक करेगा और ईरान ने वार्निंग भी दे दी है कि यहां से जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जो लोकल्स हैं, वो यहां से हट जाएं। आम शहरियों को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसी ही वार्निंग दी है ईरान ने अमेरिकी और इसराइली फौजियों से दूर रहने के लिए। अरब ममालिक के शहरियों को जितना हो सकता है आप इनसे दूर रहें। नाज़रीन, हौसी बागियों ने भी धमकी लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ता है और लड़ाई खत्म नहीं होती और बर्बरियत खत्म नहीं होती, तो बहिरा अहमर के अंदर ये लड़ाई के अंदर उतरेंगे और बहिरा अहमर, रेड सी, जो मैंने आपको दिखाया भी था मैप के अंदर, बाबे मंदब से ऊपर का इलाका, तो रेड सी के एरिया में यहां पे उनकी पूरी एक्सेस है। यानी जो हौसी हैं उनकी इतनी ग्रिप है यहां पे और उनके हथियारों की इतनी रेंज है कि वो यहां पे हमला कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि हम फिर यहां पे अमेरिका और उसके मफादात को निशाना बनाएंगे अगर ये जंग खत्म नहीं होती तो। दूसरी जानिब सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और ये तीन मुल्क हैं
तीनों मुसलमान मुल्क हैं, क्योंकि मिस्र और तुर्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर कि ईरान, इसराइल और अमेरिका में जंगबंदी हो जाए। सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इसके लिए एक बेनिफिशरी है। तो ये वज़ीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं मुबैना तौर पर। होगा ये कि नौजवानों ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि यह शुरुआत है, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक अगर अजीम भारत बनाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी यहां पे होनी चाहिए, आजादी इज़हार राय होनी चाहिए, भारत के अंदर अगर भारतीयों की बात सुनी जानी चाहिए तो बहुत कुछ करना बाकी है और वो नौजवान अब करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया कि वजीर को हटा दिया जाए, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, यह एहतजाज था और नौजवानों का पुरअमन एहतजाज था। नंबर दो, इसमें सिर्फ मार कुटाई हुई है। पहले कहा इस्तीफा नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस सारे मामले में। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की बी टीम के तौर पे काम करता है। हमेशा हमेशा वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जितना गोदी मीडिया को एंजॉय किया उतना किसी ने नहीं किया। मोदी ने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में अपने लोग भर्ती किए। नरेंद्र मोदी ने, जैसे पाकिस्तान में टाउट्स है ना, या पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं कि नरम नरम बात करते हैं, हुकूमत आ जाए तो उसके हक में हो जाते हैं, हुकूमत चली जाए तो फिर चुप कर जाते हैं। हुकूमतों के खिलाफ बात करने से लोग पाकिस्तान में डरते हैं। कुछ सरकरे होते हैं जो हर हुकूमत के खिलाफ बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में भी मीडिया कंट्रोल है। खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत में नरेंद्र मोदी काम कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम आसिम मुनीर और उनके जर्नैल कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना। तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। भारत में नौजवानों ने मीडिया की भोग बेइज्जती की और वो मीम्स बनाए कि कानों को हाथ लगवा दिए। दूसरा, याद रखिएगा, इस एहतजाज में सारे लोग संजीदा नहीं आए थे। उनका मकसद एक था, वो अपने मकसद के हक के लिए, अपने हुसूल के लिए आए थे। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, डफ बजा रहे थे। जेंजी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं। वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेंजी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे। पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए, क्या आप हमें मारने आए? अगर आपने मारना होगा तो पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेंजी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे। उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की है, बड़ी लॉजिकल बाशऊर बातें की है भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया कि मुझे पाकिस्तान है। नौजवानों ने वो परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है। हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे। उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फटका दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए, ये सोचे बगैर। पोजीशन पार्टियां भी आई उनकी, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा। कोई बात नहीं, वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पर गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मजारी जेल के अंदर बंद है। 17 साल उसको सजा हो जाती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से। एक स्टेटमेंट, 17 साल जेल में। जज का बच्चा 2 लड़कियों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दे इल्लीगल गाड़ी में, बगैर लाइसेंस के, 4 दिन में घर पे। ईमान मजारी एक ट्वीट कर दे, 17 साल की जेल हो जाती है उसे। मारन बलोच वो क्या कहती है, मेरे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उठाकर ले जाती है एजेंसियां, और जब वो मिलते हैं तो उनकी लाशें मिलती हैं, वो भी मसख शुदा, कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते, उनके चेहरों पे तेजाब डाले होते हैं या तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। ये मारन बलोच कहती है, उसको उठा के भी जेल में डाल दिया। अली वजीर उसको भी उठा के। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। अब मार अली जान के साथ कितनी मरतबा जुल्म हुआ, उसके लोगों के साथ कितनी दफा जुल्म हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। हमें इससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में जेनजी जब भी निकलती है या नौजवान जब भी निकलते हैं तो उन पे पाकिस्तान के डिक्टेटर माइंडसेट गोली चलाते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब चलवा रहे हैं, इससे पहले याया खान का दौर था, वो बांग्लादेश में गोली चलवा रहा था। अयूब खान ने जो फातिमा जरा उनके हमायतियों के साथ किया, फिर ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी वालों के साथ किया, मुशर्रफ ने नून लीग वालों के साथ किया, और आज जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, कश्मीर वालों के साथ कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक वालों के साथ कर रहे हैं, बलोचों के साथ कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं। लड़ाई फैलती जा रही है। मामला यह है कि इंडिया इस बात में पाकिस्तान से आगे निकल गया कि वहां पे जमहूरियत है, आजादी इजहार राय है।
भारतीय एजेंसियां ये रिपोर्ट कर रही थी नरेंद्र मोदी को, उनके पीछे हटने की वजह मैं आपको बताता हूं कि ये एहतजाज फैलता चला जाएगा और नौजवान बहुत तेजी से अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा हो जाएगा फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरे भारत की सरजमीन पे ये फैल जाएगा और इसमें बहुत सारे फनकार, बहुत सारे दीगर लोग शामिल हो गए हैं। ये जंगल में लगी हुई आग है और ये पूरे भारत में फैल जाएगी। तो मोदी को सबने समझाया कि हार मान लो, अभी एक वजीर जा रहा है, इसको जाने दो वरना हुकूमत ही चली जाएगी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने हार मान ली, मिला फिर नौजवान जीत गए। लेकिन पाकिस्तान में नौजवानों को जीतने नहीं दिया जाता, डी चौक में गोलियां मारी जाती हैं। अनीस सत्ती की आप तस्वीर देख ले, आप देखे ना, वो भी तो बेचारा जैनजी था, जिले शाह, उसको भी मार दिया। और बहुत सारे नौजवान है वो कत्ल हुए हैं और कत्लों का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को मुरीदके में कत्ल कर दिया गया। कश्मीर के अंदर नौजवानों की लाशें 50 से ज्यादा हो चुकी हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। वहां पे बलोच कत्ल किए जाते हैं बार बार। जो लोग खबनाई की शहादत वाले दिन बाहर निकले उनमें 3 दर्जन के करीब लोग मार दिए गए, वो एहतजाज कर रहे थे। पूरी दुनिया में एहतजाज करने की इजाजत होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटर माइंडसेट है जो कहता है नहीं, जो एहतजाज करेगा उसे कत्ल करो। हमने एहतजाज के बदले में कोई तहरीक कामयाब नहीं होने देनी। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक मरतबा कामयाब हो गए तो ये रोजाना आएंगे और ये फिर कामयाब होकर अल्टीमेटली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज गरूब कर देंगे। ये है असल प्रॉब्लम जेनजीज से या एहतजाज करने वालों से। बहरहाल भारत जीत गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बात साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई है, जो मेरिट की लड़ाई है। पाकिस्तान में पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी है। वहां पे तो एक इम्तिहान की बात थी ना, या तो पूरी अदलिया 2 नंबर बना दी। इंडिया में 22 लाख नौजवानों का एक इम्तिहान चोरी हुआ, उन्होंने मुसीबत डाल के रख दी। पाकिस्तान में पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया जिसमें करोड़ों लोगों ने वोट डाले थे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सवाल करता है उसको गोली मार देते हैं या जबरी तौर पे लापता कर देते हैं। वो कमिश्नर लियाकत चट्टा के साथ क्या किया गया, उसने कहा यार क्या करवा दिया तुमने, हमसे पूरा मुल्क ही में डगर कर दिया। उसे पकड़ के कहते तन्हाई में डाल के उस आदमी को भी निशाने इबरत बना दिया। एक आदमी जिसे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिए वो जेल की काल कोठरी में बंद पड़ा है। उसके बारे में कभी क्या रिपोर्ट आती है, कभी क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन बंदूक के बलबूते पे, डंडे के बलबूते पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिएगा इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नरेंद्र मोदी अकलमंद था, उसे समझ आ गई कि इनसे बचना कैसे। और वहां वो वोट से इक्तदार में आते हैं, ये तो वोट के साथ लटक के इक्तदार में आते हैं। तो जिस दिन अवाम ने ये वोट पकड़ के बाहर फेंक दिया ना, तो इनके पांव जलेंगे, क्योंकि इन्हें धूप की आदत ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि मार क्या होती है और रिएक्शन क्या होता है। जब रिएक्शन आया ना पब्लिक का तो इनको लग पता जाएगा, क्योंकि जितना आप जुल्म करेंगे ना, ये जेनजी उतनी मजबूत होती जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जबर और जुल्म का उन्होंने सामना किया है, वो ज्यादा बादशाहूर है। हमारी तहरीक के अंदर जो नौजवान है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी तहरीक जब खड़ी होती है हम उन्हें देखते हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन यहां जो फस्तायत का माहौल है वो नौजवानों को लगातार ट्रेंड कर रहा है। और जिस दिन पाकिस्तानी नौजवान खड़े होंगे आप देखेंगे, अभी बहुत सारे लोग आपको मायूसी कराने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर मीडिया। ओ नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं खड़े होंगे, पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, नहीं नहीं ये पाकिस्तानी कर नहीं सकते, नहीं नहीं हमारी जनती फर्क है, उन्हें इंडिया की जनती बहुत अच्छी है, उन्हें ये बांग्लादेश कौम, ये पाकिस्तानी कौम थोड़ी। ये आपको इस तरह की कहानियां सुनाएंगे। ये फौजी जो जर्नैल है ना, वो ये कहते हैं कहानियां सुनाओ जाके टीवी पे, लोगों को मायूस करो। आपने मायूस नहीं होना। आपको नजम सिटी के, शहबाज शरीफ के, को वजीर के, को राना सनाउल्लाह के, जो मर्जी कमरुद्दीन कह रहा, कोई बंदा आपको कोई भी बात कहता रहे, आपने मायूस नहीं होना। जुड़े रहे अपने कौम के साथ। अगर आप हक पे खड़े हैं ना, आप अगर हक पे खड़े, हुकूमत किसी की भी है, सरकार किसी की भी है, अपोजिशन किसी की भी है, अगर आप हक पे खड़े हैं ना तो हक से पीछे आपने नहीं हटना। और हक पता है क्या, पाकिस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ा हक यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और वो इस मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहे हैं अपने जाती मफादात के लिए। तो हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान उस तरह चले जैसे पूरी दुनिया में नॉर्मल मुल्क चलते हैं। तो जेनजीज को एक मरतबा फिर मुबारक, एक एक करके अलग अलग मुल्कों में वो जीत रहे हैं। मिलाकर पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह एक दिन जेनजी जीत जाएंगे।